हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार वर्मा आपका डिटरमिनेंट 4 में स्वागत करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका डिटरमिनेंट पार्ट 4 आपके सामने ला रहे हैं और इसमें आपको सीखने को क्या मिलेगा वो बहुत बेहतरीन मिलेगा। जैसा कि आप 3 पार्टों में देख लिए होंगे, आपको अच्छे से अच्छे देखने को मिला होगा और जितनी भी चीज़ें हैं बेसिक हैं, ज़रा सा भी उसमें कहीं पर भी ऐसा डाउट नहीं होगा कि आपको कहीं पर डाउट हो। अगर डाउट होता है तो ज़रूर आप कमेंट में करते सर हमको यहाँ पर डाउट है, और आप अच्छे से पढ़िए। आपके लिए इससे बेहतर प्लेटफार्म जो है नहीं मिलेगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। और आप ये जानना चाहेंगे कि आपको पार्ट 4 में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, तो आपको पार्ट 4 में क्या मिलेगा कि जैसा है आपका पार्ट 3 में एक एक्सरसाइज ख़त्म हुआ होगा, पार्ट 2 में आपका एक एक्सरसाइज ख़त्म होगा, 1 में भी ख़त्म हुआ होगा, ऐसे आपका पार्ट 4 में भी एक एक्सरसाइज आपका ख़त्म हो जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको पार्ट 4 में क्या पढ़ने को मिलेगा। माइनस मिलेगा, कोफैक्टर मिलेगा, यानी उपसारणिक आपको पढ़ने को मिलेगा। और आपको क्या मिल सकता है, उपसारणिक के अलावा आपको सहगुणनखंड मिल सकता है। ठीक है, तो ये होता क्या है, इसके बारे में आपको जानना है कि ये होता क्या है, उपसारणिक किसे कहते हैं और सहगुणनखंड किसे कहते हैं, ये आपको जानना है। तो इसके बारे में आपको जानने के लिए मैं आगे बताता हूँ, और वीडियो को पूरा देखिए, कहीं पर भी ज़रा सा पॉइंट मत छोड़िए, क्योंकि मैं जानता हूँ जहाँ तक कि यूट्यूब पर जो मैं बता रहा हूँ डिटरमिनेंट्स के बारे में, शायद आपको इससे बेहतर कोई नहीं बताता होगा, क्योंकि मैं बेसिक बता रहा हूँ। जितनी थ्योरी रहता उतनी थ्योरी में बता देता हूँ, और लोग क्या बताते हैं कि वो बताने के बाद उनका क्वेश्चन लग जाएगा। आपके जो पढ़े होंगे उनके द्वारा बताया हुआ सभी क्वेश्चन लग भी सकता है, और लगने के बाद एक आध क्वेश्चन हो भी सकता ना लगे। लेकिन दिक्कत क्या आ जाएगा कि लगाएंगे जब आप क्वेश्चन, तो कुछ दिनों बाद आपका वो क्वेश्चन भूल जाएगा। आप वो क्वेश्चन भूल जाएंगे कि कैसे मैं इसका मेथड हमको क्या पता था। तो मैं जो बता रहा हूँ आपको मेथड बता रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ, जिससे आप वो भूलेंगे नहीं, कभी भी नहीं भूलेंगे। आप अपने नोटबुक में क्लियर कर लीजिए, लिख लीजिए हमारी जो चीज़ें थ्योरेटिकल हैं उस थ्योरी को लिख लीजिए। और लोगों का है क्या कि आप उसको देखेंगे, देखने के बाद आपका वो क्वेश्चन लग जाएगा। लगने के बाद आप 2 महीने 1 महीने बाद अगर रिवीजन नहीं किए हैं, तो आप अगर कॉपी देखेंगे तो आपका मेथड भूल जाएंगे। तो मेरा क्या मेथड है कि मैं ये बता रहा हूँ कि आपको बेसिक, पूरी बेसिक, कहीं आपको भूलने की ज़रूरत नहीं है, पूरा डिटेल्स में बताऊँगा। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपनी टॉपिक पे चलते हैं, और बहुत बेहतरीन से देखना। देखिए, आप उपसारणिक माइनर्स में पढ़ेंगे क्या, ये जान लीजिए कि उपसारणिक होता क्या है। सारणिक आप बेहतर से जान लिए होंगे। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आप पार्ट 4 पहली बार देख रहे हैं तो आप बिल्कुल मत देखिएगा। मैं आपको ये बात बता दे रहा हूँ, क्योंकि जब कोई भी चीज़ें आप बेसिक से उसकी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं जानेंगे तो उसके मिड पॉइंट में, आखिरी में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप पहले नंबर पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 देखिए, तब पार्ट 4 देखिए। अगर आपको इंटरेस्ट है, आप पढ़ रहे हैं, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आप यही काम कीजिए कि पहले आप जो पुरानी वीडियो हैं इसकी डिटरमिनेंट्स की, पहले आप उसको देख लीजिए। उसके बाद मैं आपके सहयोग में हमेशा उपस्थित रहता हूं। ठीक है, तो चलिए मैं कह रहा हूं कि उपसारणिक आपका क्या होता है, उपसारणिक के बारे में आपको देखना है। हमने कहा उपसारणिक, उपसारणिक का मतलब ये होता है, उपसारणिक का मतलब होता है माइनर्स का मतलब मिनी, मिनी मतलब छोटा, मतलब किसी सारणी का यह एक हिस्सा होगा। सही बात आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि उपसारणिक का मतलब होता है कि किसी भी सारणी का एक छोटा रूप। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके प्रधानमंत्री हैं, उप प्रधानमंत्री हैं, ऐसे छोटे छोटे हिस्से होते हैं ना। तो वही बात मैं बता रहा हूँ कि आपका माइनर्स क्या होता है, किसी भी सारणिक का छोटा सारणिक बनाना उपसारणिक। लेकिन ये छोटा सारणिक बनता कैसे, ऐसा तो इसका कोई परिभाषा हुआ नहीं। तो इसका परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ, वो है क्या कि किसी भी सारणिक के किसी अवयव को पकड़ लेते हैं आप, ठीक, या उसको आप टच करते हैं, या आप किसी भी अवयव को लेते हैं, उस अवयव के स्तंभ और पंक्ति के सभी तत्वों को छोड़ देने पर, सभी अवयवों को छोड़ देने पर जो सारणिक बनता है उस अवयव का उपसारणिक कहलाता है। फिर से मेरी बात दोहराते हुए कि किसी भी सारणिक का उपसारणिक वह उपसारणिक होता है जो किसी भी सारणिक के अवयवों को टच करने पर या लेने पर उसके स्तंभ और पंक्ति के सभी तत्वों या अवयवों को छोड़ देने पर शेष बची सारणी को उपसारणी कहते हैं। आइए मैं बताता हूँ आपको। देखिए, मैंने कहा कि ये मान लेते A B C D E F
GHI, यही आपका एलिमेंट है। हमसे कोई कह रहा है कि यहाँ B एलिमेंट का उपसारणिक, पहले A पर चलते हैं। A पर अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा धैर्य रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। ए अगर आपको कहा जा रहा है कि ए का उपसारणिक, तो मैं लिखूंगा एग्जाम में। सबसे अहम बात मैं बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी बातें होती हैं एग्जाम में लिखना। अगर आपको सॉल्व करने का तरीका एग्जाम में बेहतर मालूम है तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन मिलेगा। हल्का सा कहीं अगर कहीं पर क्वेश्चन में गलती भी हो जा रहा सॉल्व करने में, कैलकुलेशन में, सिंप्लीफिकेशन में, तो उस पर आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ आपके आंसर का मतलब नहीं होता, आपके मेथड का मतलब होता है एग्जाम के लिए। अगर आपके मेथड सही हैं, आपके स्टेप बाय स्टेप मेथड क्लियर हैं, तो ज़रा सा भी अगर कैलकुलेशन गलत हो गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए मैं अब बता रहा हूँ कि अगर हमसे कोई कहता है कि इसी में एलिमेंट ए का उपसारणिक होगा, तो मैं लिखूँगा, लिखने का तरीका हुआ क्या कि ए का उपसारणिक बराबर, हमने आपसे कहा कि उपसारणिक निकालने के लिए आप जो भी एलिमेंट ले रहे हैं उस एलिमेंट से रिलेटिव पंक्ति और स्तंभ को आप छोड़ दीजिए। पंक्ति और स्तंभ के सभी अंगों को छोड़ दीजिए, बाकी जो एलिमेंट बचते हैं वही आपका उपसारणिक होता है। तो मैंने ए को लिया, ए के साथ में इतने एलिमेंट, ए के साथ में इतने एलिमेंट, ये सभी एलिमेंट खत्म। बाकी बचा जो हमारे पास वो है ई, एफ, एच और आई। बात आपको समझ में आई होगी, यही आपका उपसारणिक हुआ। कोई पूछता है सर ई का बता दीजिए, आपने ए का बताया, चलो ई का भी मैं बता दे रहा हूँ। ई का जब आप पकड़ते तो ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल ना होके आपका अब की बार ये कैंसिल होगा। ठीक है, हमने आपसे क्या कहा कि ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया, तो आपका बचा कितना, ए बचेगा, जी बचेगा, और फिर आपका कितना बचेगा, सी बचेगा, और क्या बचेगा, आई बचेगा। बात समझ में आई? इतनी बातें आपको क्लियर समझ में आई होंगी। थोड़ा गर्मी ज़्यादा है आज, ठीक है, तो मैं आपको इतना बताया। अब मैंने आपसे अभी कहा कि आप धैर्य रखिएगा, कुछ मैं आपको बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ, इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, तो वो आप जान लीजिए। अभी तो आपको कोफैक्टर में चलना है, सहगुणनखंड में चलना है, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। अच्छा, उपसारणिक के एलिमेंट जो मैंने लिखा ए बी सी डी ई एफ जी जो भी हो, आपको ऑर्डर मालूम होगा, जैसा कि आप पुराने वीडियो में देखे होंगे, पिछले वीडियो में, पिछले पार्टों में आप देखे होंगे। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब आप जानते होंगे तो आप ऑर्डर्स मालूम होंगे आपको ज़रूर से ज़रूर। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको किसी भी सारणिक में जो एलिमेंट दर्शाया जाता है, बेसिक रूप से उसको दर्शाया कैसे जाता है, वो क्या होता है, उसको कैसे हम दर्शाते हैं, तो उसको दर्शाया कैसे जाता है वो मैं आपको यहाँ बता दूँ, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे कॉपी तो इसी चीज़ को आपको नोट करना पड़ेगा वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर रखा जाता है, तो जैसे आप अपनी इच्छा अनुसार अल्फ़ाबेट में ए से लेकर जेड तक का कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, कोई भी लेटर्स ले सकते हैं, आप अपने दर्शाने के लिए कोई भी लेटर ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको समझना क्या है कि मैंने ए लिया, बी लिया, सी लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं, आपको जो लेना है वो आप ले लीजिए। तो मैं यहाँ पर ए अल्फ़ाबेट ले रहा हूँ, तो यहाँ पर पहला एलिमेंट जो होता है वो A11 होगा, यहाँ पर दूसरा एलिमेंट क्या होगा, A12 होगा, तीसरा क्या होगा, A13 होगा। इसका बहुत ही बड़ा रोल है अपने यहाँ पर सारणिक में। अगर आप ये नहीं जान पाए हैं तो सारणिक कुछ भी नहीं जान पाए हैं, और आप नोट कॉपी में जब नोट लिख के आएंगे बोर्ड के कॉपी में तो वहाँ पर आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये उन लोगों के, ये CBSE बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, कंपटीशन के जो हैं, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पढ़ें, अच्छे से देखें टॉपिक को, और लाइक कर दिया करें। ठीक है, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो इससे थोड़ा हमें गिल्टी फील होता है, तो आप ऐसा ना करें। आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप मेरे लिए भी इतना कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में। अगर आप नए हैं तो अपने चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि राकेश कुमार वर्मा मैथ स्पेशल पे अच्छा मैथ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। अब इसके बाद आ जाता है A21, A23 आ जाता है, A22 आएगा, यहाँ पर A23 आएगा, और यहाँ पर 31, 32 और 33। कुछ लड़के कहते हैं A11, A12, A13, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है।
आप इसको सिर्फ कह सकते हैं कि A11 A12, लेकिन आप अगर किसी को बता रहे पढ़ा रहे हैं तो आप A11 नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये 11 है ही नहीं, ये A11 है। इसका मतलब हुआ कि ये एलिमेंट पहले पंक्त तो पहले स्तंभ का, सबसे अहम बात मैंने बताया आपको, ये जो एलिमेंट है ये पहले पंक्त का और पहले स्तंभ यानी फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो का एलिमेंट है। ये आपका फर्स्ट रो का 2 कॉलम का एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो का 3rd कॉलम का एलिमेंट है। अगर आप इसे 13, 12, 11 बोलते हैं तो आप अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो ये ऐसा गलती आप ना करें, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए, नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया कि आप ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं। बाकी आप अपने पुकारने के लिए, बोलने के लिए आप अपने सेल्फ स्टडी में अगर आप बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा मानना अगर आप सेल्फ स्टडी में बोलते हैं तो आपके लिए वही चीज़ें रटी रहेंगी, तो आप किसी के सामने बोल देंगे और आपकी नॉलेज क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, ठीक है। चलिए, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब जब आप कहेंगे, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे देता है, जैसे क्वेश्चन दे दिया 1 2 3 0 1 -1 3 4 0 और कह देता है कि A31 का उपसारणी निकालिए, तो क्या आप यहाँ पर A31 जो आपके लैंग्वेज में मैंने कहा कि A31, अभी तो मैं 31 इसलिए बोला क्योंकि मैं अभी कह दूंगा तो आप तुरंत बता देंगे आंसर कि 31 का। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 31 का मतलब ऐसे कह देगा एग्जाम में A31 का उपसारणी निकालिए, तो आप क्या समझेंगे A31 कहाँ है, यहाँ है, यानी A31 का मतलब इसका कहा। और हमसे अगर 3 कहता कि 3 का उपसारणी निकालिए, तो इस प्रश्न में आप देख रहे होंगे कितने 3 हैं, 2 3 हैं, तो इन दोनों का आपको निकालना पड़ेगा उपसारणी। लेकिन आपसे अगर ये क्लियर कर देता है कि A31 का उपसारणी निकालिए, तो आपका A31 ये हुआ, ये एलिमेंट खत्म, ये सभी एलिमेंट खत्म, 2 1 3 -1, यही आपका क्या हो गया, A31 का उपसारणी हो गया। बात समझ में आई मेरी? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर 3 आपसे कोई कहता तो 3 का मतलब ये हो गया कि जितने 3 एलिमेंट इसमें दिखेंगे, 3 जितने एलिमेंट होगा 3 का उतने उपसारणी होगा, ठीक है। एक ज़रूरी बात और बताने चल रहे हैं कि किसी भी उपसारणी का उपसारणी फिर से नहीं निकलता, ये भी समझ लीजिए। क्यों नहीं निकलता, अभी मैं क्लियर भी कर दे रहा हूँ, फिर से मेरी बात सुनिए कि किसी भी उपसारणी का पुनः उपसारणी नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता है, मैं डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूँ। चलो, अब यही क्वेश्चन आपका जो था वही मैं बता दूं कि आपका ये क्वेश्चन है 1 2 3 0 4 3 0 2 1, ठीक है। 4 एलिमेंट का उपसारणी निकालिए, 4 एलिमेंट का उपसारणी निकालिए, तो 4 का मैं लिखूंगा, 4 का उपसारणी, 4 का उपसारणी, ये भी खत्म, ये भी खत्म, 1 0 3 1, यही आपका हुआ। बात समझ में आए? यही आपका ये आ गया उपसारणी। अब बताइए, जब आपने कहा कि 4 का उपसारणी निकालिए तो आपने निकाल दिया, अब कैसे, किस एलिमेंट का उपसारणी निकालें, क्लियर ही नहीं हो रहा है। आपसे कुछ कहा जा रहा है यहाँ पर कि किसी भी उपसारणी का उपसारणी नहीं निकलता, मैंने आपसे कहा। तो आपको ये ऑर्डर 3 ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट्स हुआ, तो 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स हुआ, तो इस डिटर्मिनेंट्स में 4 एलिमेंट का आपको क्या करना है, माइनस फाइंड करना है। तो आपने जब माइनस फाइंड किया तो किसी भी माइनस का पुनः माइनस नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इस सारणिक में 3 ऑर्डर्स डिटर्मिनेंट्स में एलिमेंट 4 का हमने फाइंड किया क्या, माइनस। तो जब आपने यहाँ पर एलिमेंट आपको दर्शाया जा रहा है कि 4 का ही उपसारणिक आपको निकालना है, तो जब आपको 4 का उपसारणी निकालना है तो पुनः इस एलिमेंट में कैसे निकाल सकते, इस उपसारणिक में, इस माइनस में कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि एलिमेंट का नाम ही नहीं लिया जा रहा है, तो फिर आप निकाल नहीं सकते। बात समझ में आई होगी इतनी, कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो तुरंत अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि वो भी पढ़ लें, घर पे बैठे हैं और घर पे बैठ के टिकटॉक हेलो ऐसे चीज़ों को आप ज़्यादा यूज मत कीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम होने तय हैं, ये तो कोई कह नहीं सकता कि बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आपके पास टाइम भी नहीं बचे हैं,
जैसा मान लेते अगर फरवरी में हो रहा है, कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है, तो इस प्रॉब्लम से अब ये कोरोना भी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना। तो कहने का मतलब आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, तो बोर्ड का एग्ज़ाम जब आपको देना है तो आप ऐसा ना करें कि आप इंटरटेनमेंट की चीज़ें या ऐप्स या प्लेटफॉर्म पे मौज मस्तियाँ करते रहें। अब मौज मस्तियाँ बहुत करने का 2 महीने 2.5 महीने बीत गए आपके लिए। अब आप डट के पढ़ाई करें और अच्छे से पढ़ें। जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट रहे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, जो भी दिक्कतें रहे वहाँ से आप क्लियर कर लीजिए, या इस पे कमेंट कर दीजिए कि हर्षरूप शर्मा की बुक की क्वेश्चन नंबर इतने हैं, बुक रहेगा मेरे पास है बुक, मैं उससे बुक से क्वेश्चन ढूंढ के मैं सॉल्व करके आपके पास भेज दूंगा। या आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर उस कमेंट में डाल दीजिए, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। जितने भी क्वेश्चन करने हैं आप क्वेश्चन कीजिए, आपका सॉल्व तुरंत पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कम से कम आप बेहतर से पढ़ें, बेहतर की पढ़ाई करें और अच्छे स्टूडेंट की तरह और अच्छे ओहदे पे जाएं और वहाँ पर आपका अच्छा नाम हो। ठीक है, मेरा मानना ये है। चलिए, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, अब इतनी बातें तो आपकी क्लियर हो गई कि आप इतना क्या हुआ, उपसारणिक के बारे में आपका क्लियरेंस हो गया। अब हम चलते हैं सहगुणनखंड क्या होता है, कोफैक्टर। ये भी लाजवाब चीज़ है, इस पर बेसिक क्वेश्चन आते हैं और हो सकता है एग्जाम में अब की बार भी आ जाए। ठीक है, तो चलिए, क्या होता है उपसारणिक यानी कोफैक्टर यानी सहगुणनखंड। किसी सारणी के किसी अवयव का सहगुणनखंड, यानी किसी भी सारणी के किसी अवयव का जो सहगुणनखंड होता है वह क्या होता है, उस अवयव का उचित चिन्ह होता है। अब उस अवयव का मतलब, जब आप कोई उपसारणिक बनाते हैं तो अब उस उपसारणिक के साथ में उस उपसारणिक का चिन्ह भी डिनोट करना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा। तो आप कैसे दर्शाएंगे, इसके लिए आपको जानना जरूरी है। वही चीज़ अगर आप दर्शा देते हैं, अर्थात किसी भी उपसारणिक के साथ में उस एलिमेंट का जो आप एलिमेंट लेकर उपसारणिक निकाल लें, उसी का अगर आप क्या लेते हैं, चिन्ह डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं उस उपसारणिक के साथ, तो वही कोफैक्टर बन जाता है। बात समझ में आई? गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए फिर भी इस टॉपिक को मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपके साथ मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार, तो कम से कम आप अच्छे स्टूडेंट की तरह वीडियो को शेयर और लाइक कर दिया करो। ठीक है, चलिए आगे मैं बताता हूँ कि अगर आप किसी भी एलिमेंट, किसी भी उपसारणिक का जब आप एलिमेंट निकालते हैं, अभी मैं कोई एक चीज़ बताऊँगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा उन स्टूडेंट के लिए जो AKTU या JEE मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, शायद उनके लिए भी कहीं ना कहीं बहुत ही यूजफुल बातें मैं बताऊँगा अभी आज। ठीक है, तो मैं क्या बताने चल रहा हूँ कि आप फार्मूला पहले देख लीजिए क्या होता है सहगुणनखंड का। सहगुणनखंड का फार्मूला होता है -1 पर r + c गुणे उपसारणिक। यहाँ पर r क्या है आप जानते हो, इससे पहले वीडियो में पढ़े होंगे, फिर भी मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। रो है, रो मतलब पंक्तु है। c का मतलब कॉलम, कॉलम का मतलब क्या हुआ, कॉलम का मतलब आपका क्या हो गया, स्तंभ हो गया। अब ये कॉलम यानी रो और कॉलम का क्या मतलब यहाँ पर निकल रहा है, इसी रो और कॉलम का मतलब ही लेकर हम ये तय कर पाएंगे कि उस उपसारणिक के साथ में कौन सा चिन्ह रहेगा, प्लस का रहेगा या माइनस का रहेगा। ठीक है, तो ये आपको जानना। चलिए अब मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि आप जब कभी भी निकालेंगे क्या उपसारणिक के बाद कोफैक्टर, किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर आप जब निकालेंगे, अब ये चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, कोफैक्टर निकालेंगे तो पहले आप फिर से इस चीज़ पे आइए, A11, A12, A13, A21, A22, A23 और ये 31, A32, A33। अगर हमसे कोई कहता है, एक बात और बता दें, आप तो जानते हो ये एलिमेंट प्लस पे कि माइनस पे, ये भी जानते हो प्लस पे कि माइनस पे, ये भी जानते हो कि प्लस पे माइनस पे, क्योंकि आपको मैं इससे पिछले वीडियो में बता दिए हैं। और आपको अगर डाउट होगा तो आप तुरंत पहले, मैंने आपसे यही कहा कि जब कभी भी आप वीडियो देखने की कोशिश करें तो पहले पार्ट 1 देखें, 2 देखें, 3 देखें, 4 देखें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इससे बेहतर सारणिक आपको कभी पढ़ने को मिला ही नहीं होगा। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट सभी एलिमेंट होते हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा कि अगर हमसे कोई कहता है कि ये 1 2 का मान निकालिए, यानी किसका निकालना है,
A12 का सगुणनखंड क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो आप कैसे बताएंगे, चलिए मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कैसे आप बताएंगे। तो A12 ऐसे, जैसा कि अभी लाइट कट गया था तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो गया था, तो ये हो सकता है दोनों वीडियो का ज्वाइंट नहीं हो पाएंगे, तो दोनों प्लस करके पार्ट 4 प्लस पार्ट 4 रहेगा, ठीक है। जैसा आपको थोड़ा सा असुविधा हो सकता है, लेकिन ये मैं नहीं जानता कि बहुत बड़ा इश्यू है या कोई प्रॉब्लम है, ये लाइट की वजह से ऐसा दिक्कत आया, तो आप उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, आप अपने टॉपिक पे ध्यान दीजिए। मैं कहाँ तक पहुँचा था, मैं ये पहुँचा था कि आप सगुणनखंड में अगर कोफैक्टर लेते हैं तो कैसे निकालेंगे, -1 पर पावर r+c गुणे उपसारणिक। इसके साथ में मैंने आपसे ये कहा कि ये एलिमेंट हम यूज करते हैं, जैसा कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, 31, 32, 33। तो मैं यहाँ पर इसको बता रहा था कि अगर आपसे कोई कहता है कि इसका सगुणनखंड कोफैक्टर निकालिए, किसका, कि अगर हमसे कोई कहता है A12 का कोफैक्टर्स इक्वल, तो वो कोफैक्टर्स होगा क्या, इसके बारे में जानने के लिए अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात, सबसे अहम बात क्या है कि आप कैसे इस बात को ध्यान में रखेंगे, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या होता है कि ये आपने एलिमेंट पकड़ा, ठीक, A12 आपने टच किया। अब A12 के बाद क्या एलिमेंट, पहले आप उपसारणिक निकाल लीजिए। तो आपका उपसारणिक जब आप निकालेंगे, इसको छोड़ देंगे, आपका बचेगा कितना, A21 बचेगा, A31 बचेगा, A23 बचेगा, A33 बचेगा, यही बचेगा ना आपका, बोलिए हाँ यही बचेगा। अब इसके साथ में आपको -1 पे पावर r+c, ये -1 पर पावर r+c क्यों लिया गया है, ये इसलिए लिया गया है कि जब आप कोफैक्टर आप फाइंड करेंगे, निकालेंगे, तो उसमें जो आपका माइनस होगा वो 1 के साथ में, माइनस अगर 1 के साथ में किसी का मल्टीपल किया जाए तो उसके मान में कोई डिफरेंट नहीं होता है। और -1 का प्रयोग क्यों किया गया है, माइनस का प्रयोग इसलिए किया गया है कि जो r और c यहाँ पर आएंगे, उस r और c के साथ में ही इस 1 का कभी माइनस होगा कभी प्लस होगा, और ये क्लियर हो जाएगा आपका क्या, कोफैक्टर। चलिए मैं बताता हूँ। तो आपका जब निकलेगा ये कोफैक्टर, तो आपका ये उपसारणिक हो गया -1 पर r+c। जब r+c की बात आएगी तो आप r कितना लेंगे, c कितना लेंगे, मैं अभी बताया हूँ, ठीक है। अगर ये 1 था, ये 1 था, ये 1 3 था, ये 2 1 था, 2 2 था, 2 3 था, ये 3 1 था, ये 3 2 था, ये 3 3 था। आपने इस एलिमेंट को पकड़ा, तो इस एलिमेंट में आप बता सकते हैं कि ये एलिमेंट कौन से रो में, कौन से कॉलम में है। आप रो की बात करते हैं तो 1 वाले रो पर है, बोलिए R1 पे है कि नहीं है। कॉलम की बात करते हैं तो ये C2 कॉलम पे है, बात आपको समझ में आई होगी। तो इसीलिए मैं लिखूँगा 1 + 2 और उपसारणिक 2 1 2 3 3 1 3 3, यही आपका हो जाएगा आंसर। लेकिन थोड़ा और आगे चलिए, इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 2 1 3 हो जाएगा, -1 पे पावर 3, माइनस पर आप चाहे जितना घात लगा दीजिए, 1 पर आप चाहे जितना घात लगा दीजिए उसका मान 1 ही होता है। दुनिया का घात लगा दीजिए, आपको जितना बड़ा डिजिट समझ में आए उतनी बड़ी डिजिट इस पर लगा दीजिए पावर, उसका मान हमेशा 1 ही होगा। आप अगर नहीं जानते तो सिंप्लीफिकेशन का वीडियो मेरे इसी चैनल पे है, आप देख लीजिए। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए सिंप्लीफिकेशन पूरा पार्ट 2 पार्टों में बना, बेहतर बना, आप देख सकते हैं। तो ये -1 पर 3 हो जाएगा। 3 नंबर जो है वो ऑड नंबर है, विषम संख्या है, और किसी भी माइनस नंबर पर अगर ऑड नंबर का पावर लगा है, इवन पावर लगा है, तो उसका कुछ वैल्यू होता है। अगर ऑड का पावर है यानी ऑड नंबर का पावर लगा है यानी विषम संख्या का घात लगा है, तो उसका मान माइनस में लिखा जाएगा। अगर इवन नंबर पावर
है यानी सम संख्या का घात लगा है तो उसका मान जो होगा धनात्मक में होगा। बात इतनी क्लियर हुई। तो यहाँ पर 2 and 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 एक ऑड नंबर है इसलिए ये 1 जो है -1 होगा, इसीलिए इस उपसारणिक के साथ में माइनस का चिन्ह लग गया। इसी चिन्ह मतलब यही कहा गया था कि किसी भी सारणिक का जब आप कोफैक्टर निकालते हैं तो कोफैक्टर वह मान होता, देखिए मैं लिखा हूँ, किसी सारणिक के किसी अवयव का सगुणनखंड उस अवयव का उचित चिन्ह होता है। अब उस जो आप एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट लिए हैं, A12 लिए हैं, इस A12 का ही उचित चिन्ह उपसारणिक के साथ रखना आपका कोफैक्टर कहलाता है। बात इतनी क्लियर समझ में आई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे बात को। इतनी ही दिक्कतें के लिए लाइट कट गई, इतनी लाइट मतलब थोड़ा पॉइंट के लिए अगर टाइमिंग के लिए लाइट होता तो दिक्कत नहीं होता। तो बात आपको कंटेंट से मतलब है, लाइट गई बीच में, इससे आपसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको सबसे अहम बात मैंने वो कहा था कि जो मैं कंपटीशन जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए भी सही है, और जो लोग नहीं कर रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट अभी 12 में हैं, उनके लिए भी बेटर है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ कि 3 ऑर्डर का कोई सारणिक हो, 3 ऑर्डर का कोई सारणिक हो, और उस सारणिक के जब कोई एलिमेंट लेते हैं आप, जब कोई एलिमेंट उस सारणिक का किसी पंक्ति के किसी स्तंभ के साथ में कोई एलिमेंट लेते हैं, उस एलिमेंट का और उसके उपसारणिक का गुणनफल कर दिया जाए तो उस सारणिक गुणनफल करके योग कर दिया जाए तो उस सारणिक का मान कहलाता है। जैसा कि पहले वीडियो में आप सुने होंगे, अभी आपको थोड़ा सा अटपटा लगा होगा, अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ कि जब पहले बार आप सारणिक पढ़े होंगे पहले पार्ट में, तो आपको वहाँ यही बताया गया होगा कि सारणिक का मान निकालें। आज वही बात मैं रिटर्न बता रहा हूँ कि किसी भी सारणिक का मान और एक तरीके से निकाल सकते हैं। वह तरीका क्या है कि किसी भी सारणिक का मान निकालने के लिए जिस रो को या जिस कॉलम को आप पकड़ते हैं उसके एलिमेंट को उसके उपसारणिक के साथ गुणनफल करके ऐड कर दीजिए, उस सारणिक का मान निकल जाएगा। यही सबसे अहम बात मैं बताने वाला था। आपको विस्तार करने की ज़रूरत नहीं है, आपका यहाँ पर 3 चीज़ें क्लियर होंगी। पहला पॉइंट तो आपका निकलेगा क्या, सारणिक का मान, किसी भी सारणिक का मान कैसे निकाला जाता है। सारणिक का मान निकालने के साथ साथ एक चीज़ आपका क्लियर हुआ, कोफैक्टर भी क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या क्लियर वहाँ पर, तीसरी चीज़ क्या क्लियर हो जाएगी, माइनर्स, यानी कि आपका उपसारणिक भी क्लियर हो जाएगा। यानी कि एक साथ में अगर ये पॉइंट आप जानते हैं तो आपका एक साथ में कई चीज़ें क्लियर हुई। मान लेते हैं कि कोई भी सारणिक हो, उसका एलिमेंट A1 हो, A2 हो, A3 हो, ये रो 1 की बात मैं कर रहा हूँ, ये फर्स्ट रो की बात मैं कर रहा हूँ। फर्स्ट रो का एलिमेंट 1 है, A1 है, एलिमेंट A2 है, एलिमेंट A3 है। बात समझ में आया। और इसके साथ में अगर मान लेते हैं इस एलिमेंट का उपसारणिक कैपिटल A1, इस एलिमेंट का उपसारणिक A2 हो गया, इस एलिमेंट के साथ A3 हो गया, तो इन्हीं का गुणनफल कर दीजिए, इन्हीं का गुणनफल करके ऐड कर दीजिए, तो जो आपका 3 ऑर्डर की सारणी होगी उस सारणी का मान कहलाएगा। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक हम जितना बताए होंगे। अब इसके बाद बच रहा है क्या कि ये जो एक्सरसाइज था, ये एक्सरसाइज अब इसी पर एंड हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका बचने वाला नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन है, हो सकता थोड़ा सा डाउट हो, लेकिन आप थोड़ा सा उसमें थ्योरी को 1 बार से 2 बार देख लीजिएगा, और देखने के बाद फिर देखिएगा। अगर आपको थोड़ा सा डाउट होगा तो आप बताइएगा, लेकिन हमको नहीं लगता। उसमें एक क्वेश्चन है कि सारणिक में, इस सारणिक में पंक्ति जो 3 है उसको लेकर आप क्या कीजिए, विस्तार कीजिए। तो अगर आपको ये मालूम होगा कि आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़े होंगे, तो मैंने आपको वहाँ बताया होगा कि कोई भी सारणिक का कोई भी पंक्ति ले लीजिए, कोई भी स्तंभ ले लीजिए, अगर आप विस्तार करते हैं तो उस सारणिक का मान कभी भी नहीं बदलता। जो आया पहली पंक्ति को पकड़ने पर जो आया होगा, या पहले कॉलम को, स्तंभ को पकड़ने पर आया होगा, वही चीज़ दूसरे तीसरे को भी पकड़ के विस्तार करने पर वही मान आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। बात इतनी समझ में आई होगी। तो इतनी बातें अगर आपको समझ में आई होंगी तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि कम से कम
इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए लाइट भी कट गया था, इसके बाद फिर से मुझे रिटर्न सब चीज़ें सेट करनी पड़ी हैं। तो आप इन्वर्टर, क्योंकि इस समय कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो बंद चल रहा है, तो इन्वर्टर ऑन नहीं कर मिला, क्योंकि चार्जिंग के हो भी सकता है, लाइट ख़राब भी आ जाती है कभी गड़बड़ के, तो इसे ये प्रॉब्लम आप समझिएगा। इसके लिए अब जो भी है आपके सामने मैंने कंटेंट डाल दिया है, पढ़ लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि आप टॉपिक को नोट करते रहिएगा, नहीं तो आप भूल भी सकते हैं। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।